नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों सभी का स्वागत है भाई सक्सेस पिलर इस यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्जाम में साइंस आना तो बिल्कुल कंफर्म है और आपको मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे रेलवे में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना। तो यहाँ पर टोटल हम 100 क्वेश्चन देखेंगे साइंस के और सारे के सारे क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सारे के सारे क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा जिससे एक क्वेश्चन के साथ आपका 2 से 3 क्वेश्चन बने। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रेलवे का एग्जाम हमने निकाल चुके हैं तो आपको हम गाइडेंस कर सकते हैं प्रॉपर कि कैसा एग्जाम आपका आएगा और कैसे क्वेश्चन आपको बनेंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। पहला क्वेश्चन, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? अगर आपको पूछा जाए कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है तो आप लगाना भाई C3H8। ये जो है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। प्रोपेन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C3H8, ठीक है। और यह एक संतृप्त एल्केन है। चलिए बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन, गैस की मात्रा किसके व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होती है? तापमान के, आयतन के, दाब के, घनत्व के। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? तो इसका जो आंसर आ जाएगा दाब। दाब याद रखना, यहाँ C आएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि गैस की जो मात्रा है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो यहाँ पर हम फॉर्मूला भी देखेंगे। फॉर्मूला देखो ये होता है, बायल का नियम क्या कहता है कि स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो यहाँ पर लिखा है ना, तो V व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/P के, ठीक है। चलो अब देखते हैं, गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। गिरते हुए, देखो नारियल जब गिरेगा तो उसमें क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी। तो आंसर क्या आएगा? B आएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी, वेरी गुड। जब नारियल गिरता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। गतिज ऊर्जा गति के कारण उत्पन्न होती है। चलिए याद देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? अगर ये एग्जाम में आ जाए तो इसका आंसर आ जाएगा बेकिंग सोडा। याद रखिएगा, बेकिंग सोडा किसका नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम क्या है? बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला याद रख लेना, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, ये होता है इसका फॉर्मूला। और आमतौर पर बेकिंग सोडा कहा जाता है या रसोई और औषधि उपयोगों में काम आता है, ठीक है। चलो, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व होते हैं? समूह 1 में, समूह 2 में, समूह 18 में, समूह 17 में। आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा समूह 18। समूह 18 जो है ना, इसमें क्या होते हैं? केवल 7 तत्व होते हैं, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण किस प्रकार का होता है? पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म तरंग। आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा अवरक्त। यहाँ पर आप लगा देंगे C आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा तीसरा नियम। देखो, जो रॉकेट होता है उसका जो प्रक्षेपण होता है वो न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है, ठीक है। तीसरा नियम क्या बोलता है कि प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो रॉकेट के पीछे गैस निकलती है जिससे रॉकेट आगे बढ़ता है, यही इसका नियम है। आगे देखो, यह किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, उसका आंसर आ जाएगा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है ना। वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। देखो फोकस दूरी कैसे निकालते हैं? वक्रता त्रिज्या के बट्टे में 2 कर देना, ठीक है। यह नियम उत्तल और अवतल दोनों दर्पणों के लिए लागू होता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। आगे देखो, संवेग में क्या होता है? अगर आपको पूछा जाए संवेग में क्या होता है, संवेग में परिणाम भी होते हैं और दिशा भी होती है, दोनों होते हैं। तो C आंसर करेक्ट आएगा। चलो आगे देखो, विद्युत विघटन किस सिद्धांत पर आधारित है? चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मा प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मी प्रभाव, यांत्रिक प्रभाव। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा C, विद्युत धारा का ऊष्मी प्रभाव। आंसर क्या आएगा? C, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा सोडियम। दोस्तों हमारी थोड़ी तबीयत खराब है, इस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको खराब लग रही होगी, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे आपसे, ठीक है। पर आपको पढ़ाई करवाना जरूरी है इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? तो इसका आंसर आ जाएगा सोडियम, ठीक है। याद रखिएगा, सोडियम शीतल जल से तीव्रता से प्रतिक्रिया करती है और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। यह प्रतिक्रिया विस्फोट हो सकती है, ठीक है। गतिज ऊर्जा किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गतिज ऊर्जा किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 mv², ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से प्राणी 4 कोष्ठी हृदय एवं मुक्त गर्म रक्त वाले होते हैं? उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी, मछलियां। आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा स्तनधारी। स्तनधारी क्या होते हैं सर? 4 कोष्ठी हृदय और गर्म रक्त वाले होते हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं,
निम्न में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? उभयचर, मछली, सरीसृप, पक्षी। आंसर क्या आ जाएगा? डी आंसर, पक्षी। पक्षी क्या होते हैं सर? गर्म रक्त वाले होते हैं। ठीक है, पक्षी अपने शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखते हैं, इस कारण उन्हें गर्म रक्त वाले कहा जाता है। चलिए 15 देखो, भ्रूण को मां के रक्त से पोषण प्राप्त कराने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? गर्भाशय, अंडाशय, नाल, नाभि। इसको बोलते हैं दोस्तों नाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो, भ्रूण को मां से पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्रदान करने वाली संरचना को नाल, जिसको हम प्लेसेंटा भी बोलते हैं। ठीक है, चलो, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पट्टी पर रखा जाता है तो क्या होता है? बताइए। इसका आंसर क्या आएगा? पट्टी का रंग नहीं बदलता। पट्टी का कोई भी रंग नहीं बदलता। अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पट्टी पर रखोगे तो पट्टी का रंग नहीं बदलता। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट एक कमजोर क्षार है, इसलिए यह पीएच पट्टी का रंग विशेष रूप से नहीं बदलता। चलिए, संपीड़नों का निर्माण किस स्थान पर होता है? बताइए। यहाँ याद रखना, जहां वायु का दाब अधिक होता है ना, वहां पर संपीड़नों का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाचन के दौरान पित्त की क्या भूमिका होती है? बताइए, पित्त की क्या भूमिका होती है पाचन के दौरान? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आंसर क्या लगाओगे? वसा का पायसीकरण करना। यहाँ पर आप लगा देना सी आंसर। वसा का पायसीकरण करना पित्त का भूमिका होती है पाचन के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो इसका भार क्या होगा? चलिए इसको निकालते आना चाहिए आपको, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 98 न्यूटन। क्या आंसर आ जाएगा? 98 न्यूटन। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। देखो, भार निकालना है आपको तो क्या करना पड़ेगा? द्रव्यमान का गुणा गुरुत्वीय त्वरण से करना पड़ेगा। तो द्रव्यमान कितना दिया था? 10 दिया था, तो 10 लिख दिए। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8। दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे 98 आ जाएगा आपका न्यूटन। ठीक है, चलो, सूर्य ऊर्जा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण कौन सी होती है? अवरक्त विकिरण, एक्सरे, पराबैंगनी विकिरण, गामा किरणें। आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा सी, पराबैंगनी किरणें। चलिए आगे देखते हैं। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व तो किस ब्लॉक से संबंधित है? पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक। तो इसका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा डी, एस ब्लॉक से संबंधित है। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व तो किस ब्लॉक से संबंधित है? एस ब्लॉक से। ठीक है, देखो परमाणु संख्या 56 बेरियम का होता है भाई, और यह एस ब्लॉक के धातु तत्व है। ठीक है, चलिए एंजियोस्पर्म्स के प्रजनन भाग किस में स्थित होते हैं? पत्तियां, तना, पुष्प, जड़ में। किस में होते हैं? तो ये होते हैं सर पुष्प में। यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्त्रावित होता है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा एमाइलेज। एमाइलेज इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एमाइलेज लार में पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि एमाइलेज क्या काम करता है? तो ये क्या काम करता है? स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। चलिए, सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? इसको निकालते आना चाहिए आपको। इसका याद रखना बी आएगा 106। अब इसको हम निकाल के बताएंगे आपको, तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना भाई। Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। ठीक है, तो इसमें N का जो मान Na का मान हो जाएगा वो 23 हो जाएगा, और 2 लिखा है तो उसे 2 से गुणा कर दोगे। ठीक है, फिर 12 हो जाएगा C का मान, और O का मान हो जाएगा 16। तो टोटल हो जाएगा आपका 106। ठीक है, आणविक भाग निकालना है तो आप ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? फ्लोएम क्या काम करता है पौधों में? 25वां क्वेश्चन, 25वां का आंसर आ जाएगा सी, खाद्य पदार्थों को प्रवाह करने का काम करता है। सी आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट, धातुओं को विद्युत प्रकृति कैसी होती है? जो धातुएं होती है ना, उनकी विद्युत प्रकृति कैसी होती है? धातुएं होती है धनात्मक। कैसी होती है? धनात्मक। तो सी आंसर आपका करेक्ट आएगा। चलिए, धातुएं इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाती है, इसलिए इनकी प्रकृति धनात्मक होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 27। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं किसको अलग करती है? तो इसका आंसर आ जाएगा धातुओं को अधातुओं से, है ना, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन। इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन। आंसर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। चलिए बहुत बढ़िया। सूर्य में लगभग 74% हाइड्रोजन और 24% हीलियम होता है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियर फ्यूजन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट देखो, द्रव्यमान गुणा त्वरण किसके बराबर होता है? ये फॉर्मूला किसका है? तो ये फॉर्मूला होता है दोस्तों संवेग का। किसका होता है? बल का सॉरी। तो द्रव्यमान गुणा त्वरण किसका होता है? बल का। ठीक है, देखो बल का फॉर्मूला होता है
देखो ये न्यूटन का द्वितीय नियम होता है और इसमें द्रव्यमान और त्वरण का अगर आप गुणा कर देते हो तो ये बल कहलाता है। ठीक है, इसकी इकाई क्या है? इसकी इकाई न्यूटन है। उत्प्रेरक वे होते हैं जो क्या करते हैं, उत्प्रेरक क्या काम करते हैं, आपको ये पूछा जा रहा है। तो उत्प्रेरक क्या काम करते हैं? अभिक्रिया को तीव्र कर देते हैं। तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर। उत्प्रेरक क्या होते हैं? अभिक्रिया को तीव्र कर देते हैं। चलो नेक्स्ट, गले में कौन से छल्ले उपस्थित होते हैं? अस्थि, स्नायु, उपास्थि, पेशिया। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा उपास्थि। याद रखना, गले में कौन से छल्ले उपस्थित होते हैं? उपास्थि। चलिए वो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दाब का ऐसा इकाई क्या है? तो दाब का ऐसा इकाई क्या है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा पास्कल। पास्कल इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33वां। कौन सा उत्तक मृत कोशिकाओं से बना होता है? बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 33 का आंसर क्या आएगा? 33 का आंसर आ जाएगा बी, स्क्ले रेन काइमा। यहाँ पर आ जाएगा बी आंसर। ठीक है, बी आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 34। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाएगा। तो संवेग लगाना। द्रव्यमान मतलब m होता है और वेग मतलब v होता है। एम वी का जो गुणनफल है वो कहलाता है आपका संवेग, जिसको हम p से डिनोट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कार्बन का एक अपरूप नहीं है? ग्रेफाइट, हीरा, कोयला, बक्की, इकबाल। तो इसका जो आंसर आ जाएगा कोयला। कोयला जो है ना ये कार्बन का अपरूप नहीं है। ठीक है, चलिए कोयला मिश्रण होता है, शुद्ध कार्बन का अपरूप नहीं है। हीरा, ग्रेफाइट और फुल रेंज जिसको हम बक्की बॉल भी बोलते हैं, कार्बन के शुद्ध अपरूप है। चलिए नेक्स्ट, फ्लोएम उत्तक का कार्य क्या होता है? बताइए। इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका जो आंसर आ जाएगा भोजन का परिवहन करना। देखो फ्लोएम क्या काम करता है सर? फ्लोएम क्या करता है? ये भोजन का परिवहन करने का काम करता है। चलिए आप आगे देखते हैं। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने खाद्य पदार्थों को पत्तियों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट, सोडियम किसके साथ उग्र अभिक्रिया करता है? गर्म जल, शीतल जल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर आ जाएगा शीतल जल। आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर। ठीक है, चलिए सोडियम शीतल जल के साथ उग्र प्रतिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। चलिए गतिज ऊर्जा को किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है? अभी मैंने बताया था आपको। इसका जो आंसर आ जाएगा 1/2 mv²। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पौधों की जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में किस प्रक्रिया की भूमिका होती है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्प उत्सर्जन, अवशोषण, पोषण। किसकी जरूरत होती है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा वाष्प उत्सर्जन। बी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 40। धातुओं में की विद्युत प्रकृति कैसी होती है? मैंने आपको अभी बताया क्वेश्चन धनात्मक होती है। कुछ क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको क्वेश्चन आसानी से कंठस्थ हो जाए, है ना। धातुओं की विद्युत प्रकृति कैसी होती है? तो ये आ जाएगा धनात्मक। कैसी होती है सर? धनात्मक होती है धातुओं की विद्युत प्रकृति। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या अंडप में उपस्थित होता है? परागकण, परागकोश, बीजांड, परागनली। इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा बीजांड। बीजांड इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ये था निम्नलिखित में से क्या अंडप में उपस्थित होता है? तो बीजांड होता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42। देखो ध्यान से। भाप के साथ अभिक्रिया करके आयरन किस यौगिक का निर्माण करता है? लोह क्लोराइड, धातु ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फेट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर आ जाएगा धातु ऑक्साइड। याद रखिएगा, भाप के साथ अभिक्रिया करके आयरन किस यौगिक का निर्माण करता है? तो धातु ऑक्साइड का करता है। चलिए, जब आयरन भाप के साथ प्रतिक्रिया करता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन मुक्त होती है। चलिए, किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? BCNAl, है ना। बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है और एल्युमिनियम है। इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका जो आंसर आ जाएगा डी आएगा, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझेंगे कैसे? ध्यान से देखना। एल्युमिनियम की बाह्य कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सामान्यतः 3 संयोजकता प्रदर्शित करता है। चलिए 44। धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरल क्या कहलाते हैं? विलायक, अपघटक, इलेक्ट्रोलाइट, परिशुद्ध जल। क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा सी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चूना जिसको बोलते हैं CaOH2 क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर किस यौगिक का निर्माण करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करते हैं इसकी तो ये ब्लीचिंग पाउडर इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए देखो, चूना और क्लोरीन मिलते हैं तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बनता है जिसे ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? उच्च तापमान, हवा का बहाव, कम आर्द्रता, अधिक नमी। आंसर क्या आएगा? अधिक नमी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए 47। किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? तो ये लोलक है, दोलक नहीं है। ठीक है, आवृत्ति, आयाम, आवर्तकाल, गति। तो 47 का आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा आवर्तकाल। यहाँ पर आंसर आ जाएगा सी। ठीक है,
तो एक लोलक के एक पूर्ण कंपन में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहलाता है। चलिए, फुलरिन किसका एक अपरूप है? बताइए, फुलरिन किसका अपरूप है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। सल्फर का, फास्फोरस का, कार्बन का, बोरान का। इसका आंसर क्या आएगा? कमेंट करिए फटाफट। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 48 का वो आ जाएगा आपका सी आंसर, कार्बन। कार्बन का अपरूप है फुलरिन। चलिए आगे देखते हैं। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाया जाता है तो क्या बनता है? तो 49 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी, जिंक सल्फेट। याद रखिएगा, जब कॉपर सल्फेट है उसके विलयन में जिंक को मिलाएंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द्रव्यमान और त्वरण किस भौतिक राशि को दर्शाता है? तो मैंने आपको अभी बताया था, इसका आंसर आ जाएगा बल। देखो, जहां पर आपका क्या है, मास है और क्या है, त्वरण है, तो वो क्या है, बल है आपका। ठीक है, एफ है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा परमाणु बहुपरमाणुविक है? तो इसका आंसर आ जाएगा गंधक। गंधक क्या है दोस्तों? ये एक बहुपरमाणुविक है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। गंधक में अणु बहुपरमाणुविक होते हैं, जैसे S8। ठीक है, आगे देखिए। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा एस्टर बनाते हैं। याद रखना, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल अगर साथ में प्रक्रिया करेंगे तो ये एस्टर बनाएंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो यहाँ क्या दिया है, देखो 2 है, फिर 8 है, फिर 3 है। तो ये जो है किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो ये एल्युमिनियम का है। मैंने आपको बताया ना, एल्युमिनियम का कितना होता है? एल्युमिनियम का 13 होता है। तो पहले आएगा 2, फिर 8, फिर 3, है ना। तो एल्युमिनियम इसका राइट आंसर आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? नहीं, ये पूछा जाएगा तो उच्च गलनांक और क्वथनांक। ये जो है ना आपका जो सहसंयोजक यौगिक है उसका गुण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पोरीफेरा वर्ग के प्राणी कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा अगतिशील होते हैं। यहाँ डी आंसर आएगा। चलिए, पोरीफेरा जलीय प्राणी होते हैं। वे ये स्थिर होते हैं और यानी एक स्थान पर स्थायी रहते हैं। मानव शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है? 56 इसका आंसर आ जाएगा WBC। हमारा जो WBC होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं मानव शरीर का सैनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा किससे बढ़ने पर बढ़ती है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऊंचाई। याद रखना, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा उसकी ऊंचाई बढ़ने से बढ़ती है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा = mgh। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी उसकी ऊर्जा भी बढ़ेगी। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। अगर ऊंचाई बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। किस दर्पण में अभिसरण दर्पण कहा जाता है? किस दर्पण को अभिसरण दर्पण कहते हैं? तो 58 अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं दोस्तों? अभिसरण दर्पण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। बुझा चूना CaO पानी के साथ क्या बनाता है? तो क्या बनाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा स्लेड लाइम, जिसको हम बोलते हैं CaOH2 बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। CH3COOH पानी में घुलने पर H+ आयन कम क्यों देता है? क्यों देता है? तो इसका आंसर आ जाएगा यह कमजोर अम्ल है, इस वजह से H+ आयन देता है। चलिए 61 देखते हैं। किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? किडनी के अध्ययन को कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी क्या है सर? नेफ्रोलॉजी है किडनी का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR, अगर OCR का पूर्ण रूप पूछा जाए तो आप लगाना ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 63। वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र क्या है? वायुमंडलीय दाब को मापता है दोस्तों बैरोमीटर। क्या नापता है? बैरोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर आ जाएगा नेफ्रॉन बोलते हैं। वृक्क की जो संरचनात्मक है और क्रियात्मक, ये दोनों इकाई को बोलते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, चलिए याद रखना, नेफ्रॉन किडनी की मूल कार्यात्मक इकाई होती है। यह रक्त से अपशिष्ट हटाकर मूत्र बनाता है। चलिए नेक्स्ट। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको बोलते हैं विलयन। अगर मान लीजिए 2 या 2 से अधिक पदार्थ है, उनका समांगी मिश्रण है, तो इसको क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक समान रूप से वितरित होते हैं, नमक का पानी जैसे, है ना। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो इसका आंसर आ जाएगा संयोजी उत्तक है। रक्त कैसा उत्तक है? संयोजी उत्तक। चलो, रक्त एक द्रव संयोजी उत्तक है। यह शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन का परिवहन करता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67। कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर के लिए कौन सी प्रणाली प्रयुक्त होती है? अगर एग्जाम में आ जाए तो इसका आंसर आ जाएगा यूएसबी, इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जलती हुई मोमबत्ती में पिघला मोम किस प्रक्रिया से ऊपर बत्ती तक पहुंचता है? तो ये प्रक्रिया है कोशिकत्व के माध्यम से, सी आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। सहसंयोजक आबंध क्या है? सहसंयोजक आबंध क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी, इसी को बोलते हैं सहसंयोजक आबंध। चलिए 70 देखते हैं। गन्ना किस प्रकार की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है? तो गन्ना जो बदलता है ना, याद रखना ये बदलता है प्रकाश ऊर्जा में, है ना। चलिए, गन्ना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए नेक्स्ट। आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये क्वेश्चन आ जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, सी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। www के अंतर्गत प्रथम डोमेन नाम क्या था? तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इसका आंसर आ जाएगा सी info.cern.ch। ये जो था ना www के अंतर्गत प्रथम डोमेन नाम था। चलिए नेक्स्ट। दुनिया की पहली वेबसाइट थी जिसे टिम बर्नर्स-ली ने सर्न में विकसित की थी। चलिए नेक्स्ट। नेत्र की वह क्षमता जिसे वह दूरी अनुसार फोकस समायोजित कर सकता है क्या कहलाता है? तो इसको क्या कहते हैं? किसको बोलते हैं? समंजन। आंसर क्या आएगा? सी आएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जब पेड़ों को कृषि भूमि पर उगाया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं कृषि वानिकी। क्या बोलते हैं? कृषि वानिकी। तो बी आंसर करेक्ट आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नीशियम का रासायनिक संकेत क्या है? मैग्नीशियम का रासायनिक संकेत क्या है? इसका आंसर आ जाएगा Mg जो है वो मैग्नीशियम का रासायनिक संकेत है। ठीक है, याद रखना मैग्नीशियम एक धातु है सर। क्या है? धातु। इसका प्रतीक क्या होता है सर? Mg। और क्या होता है? इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो 12 होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। चलो, तत्व केवल परमाणु क्रमांक के कारण ही नहीं बल्कि किस अन्य कारण से भी भिन्न होते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा सांकेतिक नाम से। याद रखना, एक तो परमाणु क्रमांक के कारण ही नहीं बल्कि सांकेतिक नाम से भी भिन्न होते हैं। चलो आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो। पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा देने वाली गैस कौन सी है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा ओजोन। ओजोन इसका राइट आंसर आ जाएगा। सबको पता है इसका आंसर। चलो आगे देखते हैं। वसन के दौरान ग्लूकोज किस में परिवर्तित होता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा, ये श्वसन कर लेना है ना, श्वसन। देखो ये वसन लिखा तो श्वसन कर लेना इसको। श्वसन की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, तो श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज किस में परिवर्तित होता है? तो एटीपी में होता है। ठीक है। भारत में मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा गगनयान। गगनयान इसका राइट आंसर आएगा। चलिए आगे देखते हैं। MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? आंसर आ जाएगा F2। F2 का एक मिनट है ना। MS एक्सेल में मान लीजिए, उसमें अगर सेल में किसी चीज को एडिट करना है तो F2 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। 81 देखते हैं। मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों मिमोसा प्यूडिका। मिमोसा प्यूडिका। चलो, वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? सिंपल क्वेश्चन है। आंसर आ जाएगा 206। कितनी होती है सर दोस्तों? 206। आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक कार्बन किस प्रकार के कोयले में पाया जाता है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर आ जाएगा एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड जो आपका कार्बन होता है, इसमें कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है। चलो, मादा एनोफिलीज मच्छर कौन सा रोग फैलाती है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा मलेरिया। मलेरिया रोग फैलाती है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टिन और लेड से बनी मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको बोलते हैं सोल्डर। क्या बोलते हैं दोस्तों? सोल्डर। सोल्डर किसको बोलते हैं? टिन और लेड। टिन और लेड से अगर मिलेगा तो सोल्डर बोलेंगे। आगे देखिए। अवायवीय श्वसन में पायरूवेट किस में परिवर्तित होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा लैक्टिक एसिड में। यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट। कंप्यूटर में संचार के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा TCP/IP। देखो याद रखना, TCP/IP ये किसके लिए उपयोग किया जाता है? संचार में, है ना। चलो आगे देखते हैं। किस प्रकार की फसल नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा 88 का वो आ जाएगा फलीदार पौधे। फलीदार पौधे क्या काम करते हैं सर? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा महाधमनी। महाधमनी क्या है? मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है।
चलिए 90 देखो, VGA केबल का आविष्कार किसने किया? VGA केबल का आविष्कार किया दोस्तों, याद रखिएगा, IBM ने किया। किसने किया? IBM ने। VGA केबल का आविष्कार किसने किया? IBM ने। चलिए 91 मिनीमाटा आपदा किसके कारण हुई थी? तो इसका आंसर आ जाएगा पारा की वजह से। पारा जो है ना दोस्तों, इसकी वजह से मिनीमाटा आपदा हुई थी। चलिए 92 पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो इसका जो आंसर आ जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आंसर क्या आ जाएगा? सी आएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। अम्ल और क्षार में क्या समानता है? अम्ल और क्षार में क्या समानता है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोनों जल के विलयन में आयन उत्पन्न करते हैं। दोनों जल के विलयन में क्या करते हैं? आयन उत्पन्न करते हैं। लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? अलगी, लाइकेन, मांसाहारी पौधे, सहतूत। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा दोस्तों लाइकेन। लाइकेन से आपका जो है लिटमस निकाला जाता है। चलिए गति के नियम किसने दिए? गति के नियम किसने दिए? तो आंसर आ जाएगा न्यूटन ने। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। ठीक है। चलिए जो किसान सिर्फ सब्जी उगाते हैं वह किस प्रकार की खेती है? तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं दोस्तों ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर क्या होता है दोस्तों? जो किसान केवल क्या उगाते हैं? सब्जी, उसको बोलते हैं ओलेरीकल्चर। चलिए आगे देखते हैं। कौन सी अस्थायी मेमोरी कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर को हाई स्पीड डेटा एक्सेस प्रदान करती है, जो कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर के कार्य करने के लिए आवश्यक होती है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा कैश मेमोरी। इसको क्या बोलते हैं? कैश मेमोरी। सी आंसर आ जाएगा। 98 देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं? इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 18। कितने होते हैं? 18। आंसर आ जाएगा ए आंसर। चलिए नेक्स्ट। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? आंसर क्या आएगा? तो देखो ग्रीन हाउस प्रभाव, इसके लिए जिम्मेदार गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर क्या आएगा? सी आएगा। चलिए आज का 100 क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा बी। तो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ग्रुप से ज्वाइन होना है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग ज्वाइन हैं, आप भी ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको वहाँ डेली 5 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और आपको मैं गोल्डन टिप्स भी दूंगा एग्जाम निकालने की। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।